हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। जीके का मास्टर क्लास 1 है। इंग्लिश का मास्टर क्लास 4 आज आएगा रात तक। ठीक है, मास्टर क्लास 1 है आज, जिसमें हम टॉप 200 हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के बेस पे होंगे। जीके का जो अगला मास्टर क्लास होगा वो जियोग्राफी का टॉप 200 या फिर 150 जो भी रहेगा उसके अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले। अभी तक तो हमने 100 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के खोज लिए इन द सेंस कि हमारे डेटा में जो था। एंड नेक्स्ट 150 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उसके बेस्ड पे एक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है, लाइक इसमें 200 के 200 प्रीवियस ईयर थोड़ी है। 100 110 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं अपने को। ठीक है, और बाकी उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जो एक्सपेक्टेड है ना। इतनी सारी आंसर्स की तो आती नहीं थी अभी तक कि एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर सारे मिल जाए। तो अब ये चीज़ें जो इजी लेवल के मॉडरेट लेवल के बच्चे जो बताते थे एग्जाम के बाद, तो हमने स्टोर करके सब रखा था। एंड उसमें हमने कुछ एडिशनल अपनी तरफ से ऐड करके 200 एमसीक्यूज आपको दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए ठीक है हेल्पफुल होने वाला है इस बार। चलो, कुछ प्लेलिस्ट है जो फ्री में आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो इंग्लिश के लिए। ये वाला जहाँ पे मैं मॉक करा रहा हूँ, 8 मॉक टेस्ट करा दिया मैंने। इंग्लिश मास्टर क्लास जहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, टॉप 100 रूल्स पढ़ाए थे, फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाए थे, पीक्यूआरएस पढ़ाए थे। आज सिनोनिम डालूंगा इसके अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे रागा का 13 मॉक टेस्ट है यहाँ पे, और जीके की क्लास का प्लेलिस्ट जीके 500 करके है, उसके अंदर ये मास्टर क्लास को भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी पेड बैच में एक बार आप पढ़ लो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं गारंटी देता हूँ इस बैच से जो बच्चा पढ़ के अच्छे से रिवीजन करेगा, बहुत अच्छे स्कोर के साथ एग्जाम को क्रैक करेगा। बिकॉज इसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं हम सारे सब्जेक्ट्स के, रागा के, इंग्लिश के। ठीक है, उसमें मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें पेड पीडीएफ भी देते हैं। और अभी 600 तो इसकी प्राइस है, बट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करोगे A to Z 10। तो ठीक है, A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। 7279047784। एक बार बैच से पढ़ के देखो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। चलो, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे बिकॉज इसमें 200 क्वेश्चंस हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। क्या कह रहा है, ऋग्वेद मुख्य रूप से किस चीज़ से रिलेटेड है? तो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, ऋग्वेद जो है किस चीज़ से है? स्तुतियाँ हैं उसके अंदर। ठीक है, स्तुतियाँ इन द सेंस क्या होती है? भगवानों की स्तुति करने के लिए, लाइक उनके अंदर कैसे प्रेयर करते हैं भगवान की, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो बी सही है हमारा। तो बाकी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो ये चीज़ पढ़ सकते हो, और इसकी पीडीएफ को ना मैं अपलोड करूंगा A to Z स्टडी ऐप पे। फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको एक वीडियो पब्लिश होने के 1 2 दिन के बाद मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी अपलोड करूंगा, टेलीग्राम पे सर्च करना @A to Z स्टडी, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे भी अपलोड करूंगा। आगे देखो क्या कह रहा है, कौन सा वेद या अनुष्ठानों से संबंधित है? तो कौन सा वेद जो है ना, अनुष्ठान से, रिचुअल्स से कौन सा संबंधित है? तो हमने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा था ना, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है रिचुअल्स इसके अंदर है। ठीक है, जितनी भी अनुष्ठान यज्ञ करने की जो भी विधि है इसके अंदर दे दी गई है। ठीक है, पहले के जो भी महात्मा साधु संत होते थे जिसको पुरोहित कहते थे, वो सब जो यज्ञ करते थे यजुर्वेद में दिए गए नियमों का पालन करते थे। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बात जो है किस स्थल पर मिला था? अब ये पूरा मिक्स हिस्ट्री है ना, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो आपको रैंडम क्वेश्चन मिलेंगे। तो ग्रेट बात जो मिला था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर था, वो था मोहनजोदाड़ो के अंदर। अब ये ग्रेट बात में हुआ क्या करता था, समझ में आ रहा है ना? बात मतलब नहाने वाली जगह है। तो मतलब देखो, बहुत बड़ा सा एक समझ लो ना कि नहाने वाला बनाया हुआ था। ठीक है, ग्रेट बात के नाम से जाना जाता था, तालाब की तरह। ठीक है, यू आप समझ सकते हो, बहुत बड़ा तालाब की तरह, मतलब तालाब ही था, छोटा तालाब की तरह बनाया हुआ था। और एक बहुत ही बड़े कमरे के अंदर ऐसा बनाया गया था। वो किस तरीके से यूज़ किया जाता था? मान लो वहाँ पे कोई पूजा पाठ वगैरह लोगों को करना है सामूहिक रूप से, ग्रुप में, तो वहाँ पे लोग स्नान करके, लाइक आज देखो आज के टाइम पे क्या होता है, बिहार का जो फेमस, वर्ल्ड लेवल फेमस एक फेस्टिवल है, छठ के नाम से जाना जाता है। तो छठ में लोग ना एक तालाब में नहाते हैं, नदियों में नहाते हैं, ग्रुप में पूजा वगैरह करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, एंड बहुत सारे ऐसे पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं अभी भी इंडिया में जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो उस टाइम भी कुछ वैसा था जो कि ग्रेट बात के अंदर लोग नहा के अपने रिचुअल्स को फॉलो करते थे। ठीक है, वो कहाँ पे था ग्रेट बात? मोहनजोदाड़ो के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी, गोदी इन द सेंस डॉकयार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, अरे शुद्ध हिंदी में एक चीज़ और भी कहते हैं डॉकयार्ड को, मैं नाम भूल रहा हूँ, जहाँ पे मतलब व्यापार वगैरह ट्रेड करने के लिए शिप लगती हैं और वहाँ से लोड होके जाता है। ठीक है, डॉकयार्ड ही कहते हैं ना, हिंदी में मैं भूल रहा हूँ क्या कहते हैं उसको। तो वो कहाँ पे मिलता था? तो लोथल में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा।
हमने ये तो पहले वाले क्लास में भी पढ़ा था ना। चलो, लो ये भी तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हमने पहले तो पढ़ रखा था गौतम बुद्ध के इतिहास के बारे में, सो रिपीट तो हर चीज़ नहीं करेंगे। जीके वाली सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो समझ में आ रहा होगा। तो गौतम बुद्ध को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया के अंदर। अब बोध गया कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, अब बिहार में ऐसा क्या था बोध गया के पास? तो भाई ऐसा कह सकते हो वहाँ पे ना एक वृक्ष था। ठीक है, किस चीज़ का वृक्ष था? तो भाई बरगद का वृक्ष था। इस पेड़ को लेके ना बड़ा अपडेट है अलग अलग, कहीं आपको पीपल का पेड़ मिल जाता है, कहीं बरगद का, कहीं अंजीर का। ठीक है, और अभी एक्चुअल में तुम जाओगे ना अगर बोध गया में, तो वहाँ पीपल का वृक्ष तुमको देखने के लिए मिलता है। जो मतलब वो उस टाइम का नहीं है, ये दूसरा है। वहाँ पे दूसरा लगाया गया था वृक्ष, उसको स्टैंड वगैरह में पीपल के, बहुत बड़े पीपल के पेड़ को लगा रखा गया था। सो ये चीज़ नहीं पूछेगा पीपल का पेड़ था, बरगद का था, अंजीर का था। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल जाता है। कहीं आपको गूगल वगैरह भी करोगे ना तो कहीं पीपल मिल जाएगा, कहीं अंजीर का वृक्ष मिल जाएगा, लेकिन उस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस पेड़ के नीचे उनको मिला था ज्ञान, उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना? और वो कौन सा दिन था? पूर्णिमा का दिन था, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, मई महीना का टाइम था वो चीज़। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें तो जो भी डिटेल्स हमने दिया था ठीक ही है, बोधि वृक्ष कहा गया है। फिर बुद्ध का पहला उपदेश जो है ना वो कहाँ पर दिया गया था? तो ये तो हमने जितने भी काउंसिल्स थी बौद्ध रिलीजन के, उसके बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर बात किया था। ठीक है, अक का अक वाला हमने ट्रिक दिया था, याद है? नहीं भी दिया मतलब नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद हो तो रहने दो, वो तो शासक के नाम से रिलेटेड था, बट पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ के अंदर। ठीक है, चलो। जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला जो मतलब गौतम बुद्ध के जो पहला उपदेश है उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक का मतलब क्या होता है? मतलब क्या कहते थे? फाउंडर पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, फाउंडेड बाई ना, तो फाउंडेड बाई तो महावीर के द्वारा तो नहीं था। ये चीज़ प्रवर्तक और फाउंडर एक ही चीज़ है क्या? यहाँ पे इंग्लिश में तो मेरे को एरर लग रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा एरर को ना करेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फाउंडेड बाई नहीं, इसमें ना रियल फाउंडर अगर पूछे, यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। मैं आपको पूरी स्टोरी की तरफ जाता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन अगर फर्स्ट तीर्थकर पूछेगा आपसे, ठीक है, फर्स्ट तीर्थकर पूछेगा तो आप ऋषभ देव दोगे। और आपको पता है ये महावीर कौन से थे? 24th तीर्थकर थे। तो सो कैसे इनको भी आप कहीं भी टेक्स्ट बुक वगैरह में देख लोगे तो इनको फाउंडर क्यों कहा जाता है? फाउंडेड बाई महावीर। हाँ, एमसीक्यूज आया हुआ है जहाँ पे महावीर को आंसर सही किया गया था। जैनिज्म में देखो ये चीज़ अगर एग्जाम में आए ना तो, और ये दोनों ऑप्शंस में रहे, प्रवर्तक हिंदी में, हिंदी एक बार देख लेना, प्रवर्तक दिख रहा है आपको, ठीक है, तो आप उस समय महावीर को ही आंसर करोगे, बोलोगे नहीं आप गलत पढ़ा रहे हो। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। जैन रिलीजन जो था ना, ये इसके फर्स्ट तीर्थकर तो थे ये कौन थे? ऋषभनाथ। ठीक है, बट रियल फाउंडर माना जाता है, बहुत सारी चीज़ें हुई जब महावीर है तब। जो आज का जो जैन रिलीजन है उसमें ऋषभनाथ का बहुत ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, जिस सिद्धांत पे वो काम करता है। ठीक है, वैसे आपको पता है ना कि ये कौन थे? महावीर 24th तीर्थकर थे, मतलब 24वें नंबर के गुरु थे। तो जो भी आज के टाइम पे जैनिज्म के अंदर फॉलो किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, वो इनके टाइम का किया जाता है। डेट्स वाई रीजन लोग कहते हैं जैनिज्म के रियल फाउंडर जो थे महावीर थे। भले शुरुआत ऋषभ देव के टाइम पे हो गई, लेकिन फाउंडर के तौर पे आज भी इन्हीं को देखा जाता है। तो ये चीज़ों में देखना कहानी, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछे प्रथम तीर्थकर कौन थे, सो आप ऋषभ देव कहोगे, लेकिन फाउंडर पूछ देगा, प्रवर्तक पूछ देगा। प्रवर्तक इन द सेंस कि मतलब इस रिलीजन को कम्प्लीटली मतलब एक इनिशिएटिव को कम्प्लीटली रिलीजन में कन्वर्ट किसने किया? वो महावीर थे, जो कि बहुत ज़्यादा उपदेश किए हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ में भी इनसे रिलेटेड ही बातें आपको ज़्यादातर मिलेगी। आज भी जो आइडल्स आपको दिखते हैं महावीर के ही दिखते हैं हर जगह पे। ठीक है, डेट्स वाई रीजन इनको प्रवर्तक या फाउंडर के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ हमने भी देखो मैं मेंशन किया कि फर्स्ट नहीं थे, 24th थे, जिन्होंने दो तीन चीज़ें दी थी, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह, ये चीज़ें इन्होंने दे रखी थी। ठीक है,
कि किसी भी चीज़ को तुमको पोसेशन करके नहीं रखना, अपने अधिकार में मत रखना है, ठीक है। ये सभी चीज़ उन्होंने दिया था। तो मतलब मेन मेन जो चीज़ें दी हैं इस रिलीजन से रिलेटेड वो महावीर ने ही दी है, इसलिए इनको फाउंडर के नाम पे जाना जाता है। बट एक्चुअली ये फाउंडर है नहीं। फाउंडर मतलब फर्स्ट तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन फाउंडर क्यों इनको माना जाता है? क्योंकि आज के टाइम पे जो जैनिज्म के अंदर है वो सारा इन्हीं का दिया किया है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर देखो वही से रिलेटेड क्वेश्चन है कि महावीर को अटेन निर्वाणा, निर्वाण का मतलब क्या होता है? मतलब आप कह सकते हो कि उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो निर्वाण का मतलब वही हुआ है, ठीक है, पावापुरी में हुआ है ना ये चीज़ तो, ठीक है। जैन महावीर की मृत्यु को वही निर्वाण के जाना जाता है। ये भी वहीं पे बिहार में ही है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन थी? तो इस लिपि को आज तक भी अच्छे से पढ़ी नहीं जा पाई है, समझी नहीं जा पाई है। वो लिपि कौन सी थी? वो अनडिसाइफर्ड थी, जिसको हम लोग चित्राक्षर के नाम से भी जानते हैं, जिसको भी पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसका कुछ फिक्स्ड नाम नहीं है कि ब्राह्मणी है, खरोष्टी है, संस्कृत है, प्राकृत है, अभी तक नहीं। वो चित्र के बेस पे लाइक इस तरीके से मतलब अलग अलग चित्र से वो लोग लिख के समझा करते थे। अब वो क्या है, अब हम तुम इस तरीके से हिंदी इंग्लिश रोमन देवनागरी लिख ले रहे हैं ना, उनका सारा फिगर वेस्ट हुआ करता था जो भी उनकी स्क्रिप्ट थी। फिर क्या करा, त्रिपिटक किस रिलीजन से रिलेटेड है, किस धर्म से रिलेटेड है भाई त्रिपिटक? वो बुद्धिज्म से है, ठीक है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, त्रिपिटक के अंदर मेनली क्या क्या है? विनय, ठीक है, सुत्त, और क्या है? एक अभिधम्ब ना, अभिधम्ब। ये तीन चीज़ आपको मिलता है त्रिपिटक में। क्या क्या है? विनय पिटक, पिटक और अभिधम्ब पिटक। हमने इस चीज़ को दे भी रखा है, ठीक है। तो यही पिटक, तीन पिटक है ना जिनको मिलकर ट्राई पिटक बनते हैं ये चीज़। फिर कह रहा है गायत्री मंत्र का वेद, गायत्री मंत्र का किस वेद से मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ना किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में ही मिल जाता है आपको गायत्री मंत्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। पूजा पाठ वाली जो मंत्र है ना वो उसी के अंदर मिल जाती है देवताओं के लिए। गायत्री मंत्र किसको है? मतलब किसके लिए समर्पित है? सूर्य देवता के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? हमने पहले ही पढ़ा था, लोहा से वो परिचित नहीं थे, ठीक है ना। लोहा तो बहुत का मतलब मतलब ये कह सकते हैं ना, उत्तर वैदिक काल में मिला था, पूर्व वैदिक काल में नहीं मिला था लोहा। वैदिक काल तो यहाँ पे हमने लिखा, बट उत्तर वैदिक काल जिसको हम कहते हैं, बाद में वैदिक काल। लेकिन वैदिक काल ना, वैदिक पीरियड दो पार्ट में बांट रखा है। एक तो हमारा था पूर्व वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल, ठीक है, लेटर वैदिक काल पीरियड। तो जो लेटर वाला था या फिर उत्तर वैदिक काल था, ठीक है, उसमें लोहा का खोज हुआ था। बोधि वृक्ष किससे संबंधित है? बोधि वृक्ष अभी हमने बात किया, बुद्ध से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी लेवल के थे। अहिंसा मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? अहिंसा इज मेनली एसोसिएटेड विथ किससे? अहिंसा तो भाई कोई नहीं सिखाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ना कि अहिंसा तो सब रिलीजन में है ना, कि अहिंसा परमो धर्माए, मतलब हम भी मानते हैं वो चीज़, हिंदुइज्म में भी वो चीज़ है। बट अहिंसा मेनली जो है ना जैनिज्म के अंदर मैंने दिखाया था ना, दो तीन चीज़ें दी गई है। मतलब अपरिहार, तुमको वो चीज़ नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, अहिंसा नहीं करना। तो ये तीन तीन चीज़ें मेनली जैनिज्म के अंदर डिटेल में मेंशन्ड है, इसलिए जैन रिलीजन को कहा जाता है, ठीक है। जैन में ही ये तीन सिद्धांत दिए गए थे ना, महावीर ने दिया था जो, इसकी वजह से। फिर लार्जेस्ट इंडस वैली साइट कहाँ पे है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ पर है? ठीक है, तो वो कहाँ पे है? राखीगढ़ी के अंदर है अभी तक का, ठीक है ना। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। फिर है बुद्ध किस कुल से थे? ठीक है, ये भी पूछा गया था, बुद्ध बिलोंग टू विच क्लैन? तो भाई बुद्ध जो है वो किस डायनेस्टी से थे? शाक्य डायनेस्टी से थे। बुद्ध कब, जब मतलब वो गौतम बुद्ध नहीं थे उससे पहले, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? शाक्य डायनेस्टी से, ठीक है ना। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु में, ठीक है। चलो, हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कैसी शैली थी भाई? तो हड़प्पा सभ्यता ना एक शहरी थी, अर्बन थी, ग्रामीण नहीं थी, बहुत ज़्यादा डेवलप थी। वहाँ पे ईंटों के रोड, ईंटों के घर बने हुए करते थे, रोड बहुत अच्छी थी। एंड उनके घर जो थे ना, ऐसे मान लो घर है ना,
तो ये ग्रिड सिस्टम से बनाई जाती थी, लाइक रोड इस तरीके से, ये चारों तरफ रोड है ना, तो भाई घर भी बनाए जाते थे बहुत ही मतलब एक ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि जिधर मन उधर घर बन रहा है, जिधर मन उधर से गली निकाल रही है, नहीं। अब ऐसे ऐसे रोड ना के बराबर देखने के लिए मिलते थे, तो रोड भी जनरली वो सीधा 90 डिग्री पे बनाया करते थे वो लोग, रैंडम ऐसे ऐसे गली नहीं निकालते थे, बहुत ही मतलब ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे, वो डेवलप थे वो। फिर कह रहा मतलब अपने ज़माने के टाइम पे वो काफ़ी डेवलप थे अपने हिसाब से, उस समय बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक नहीं था, फिर भी वो डेवलप थे। महावीर का जन्म कहाँ था, कहाँ हुआ था, तो ये चीज़ तो हमने पहले भी बात कर लिया था ना कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम, अच्छा नहीं करा था, वो तो निर्वाण वाला बात की थी हमने। ठीक है, कुंडग्राम कहाँ पे, वैशाली के अंदर है। फिर ये सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा किया करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना वो मातृ देवी को फॉलो करते थे। मातृ देवी वो मदर गॉडनेस को एक मूर्ति भी मिली होगी, ठीक है, जिससे पता चलता है लाइक मतलब वहाँ पे कोई भी देखो किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में कैसे समझ में आता है कि वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं, उनके स्क्रिप्ट को तो पढ़ा ही नहीं गया, वहाँ पे क्या एविडेंसेस मिली हैं, ठीक है, क्या क्या मूर्तियाँ मिली है, किस तरीके से दीवारों पर फिगर मिली है, जिससे समझ में आया कि वो पूजा किस तरीके से किस चीज़ की करते थे। ठीक है, यही चीज़ है। आगे देखते हैं, कह रहा है बौद्ध धर्म मुख्य रूप से किस भाषा में फैला है, तो बुद्धिज्म जो है वो पाली भाषा में मेनली उसको विस्तार किया गया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि बुद्ध ने क्या किया था ना कि पहला जो भाषण दिया था वो पाली में ही दिया था। ठीक है, चलो। फिर कह रहा है फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर रखा है ना कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये एक चीनी यात्री था, तो इसमें तो कुछ चर्चा वाली बात है नहीं। हेनसांग भी चीनी यात्री ही था, वो किसके टाइम पे आया था, वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था। और क्या ही कह सकते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी भाई, तो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, किसकी हेल्प की मदद से, तो आचार्य चाणक्य, जो कि अभी हिस्ट्री में बनाया बताया जाता है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था भाई, चाणक्य ने, जिनको हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो। और ये बुक जो है ना आपको अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स के बेस्ड पे नहीं है, ये मेनली पॉलिटी के बेस्ड पे है। ठीक है, चलो। कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कलिंग युद्ध हुआ कब था, ये डेट भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये इस युद्ध में ना जो आज का उड़ीसा है पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, 261 बीसी में हुआ था ये चीज़। ठीक है, अशोक ने लड़ा था इस युद्ध, और इसके बाद इस युद्ध के बाद ही ना जो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और अशोक ने फिर क्या बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म का क्या किया, प्रचार और प्रसार किया। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ देता है किस युद्ध के बाद अशोक का जो है ना हृदय परिवर्तन हो गया। तो ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना कि अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा उड़ीसा, जो आज के टाइम पे जाना जाता है, एंड कब लड़ा, 261 बीसी में। जीता भी, बहुत ज़्यादा मर्डर किया, मतलब नरसंहार किया। उसके बाद लाश बस दिखा उसको कि बहुत ज़्यादा लाश हमने हत्या कर दी है, बच्चे औरत रो रहे हैं। फिर उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया, लाखों की संख्या में लोगों को मार दिया, मरवा दिया। तो कुछ अपने लोग भी मरे, कुछ मतलब दुश्मन के लोग भी मरे, तो इन सब चीज़ों से वो सुधर गया, युद्ध विद्ध लड़ना छोड़ दिया। आगे देखो, मेगास्थनीज भारत किसके शासनकाल में आया था। अब मेगास्थनीज कौन था भाई, एक यूनानी था, वो क्या था, एम्बेसडर था, राजदूत था। उसकी एक बुक है फेमस, इंडिका। ये एक बुक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ देता है कि इंडिका के लेखक कौन है। ठीक है, और ये कब आया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। फिर कह रहा है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है ना, और ये 1206 में दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था, 1206 में। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था, कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है भाई। स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, उसका दामाद इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। फिर बाजार नियंत्रण, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था ना कि बाजार नियंत्रण वाला प्रणाली किसने स्टार्ट की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, याद है ना इसके बारे में, कि तुम भाई अगर बाजार में कोई बेईमानी करता था ना, अगर मान लो तुम 1 केजी कोई चीज़ खरीद रहे हो,
अगर शॉपकीपर तुमको ना 900 ग्राम देता है और 100 ग्राम तुमको ठग लेता है, वैसे बहुत सारी चीज़ें थी, मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो 100 ग्राम बोला गया था ना कि तुम जो दुकानदार के मांस काट लिए जाएंगे अगर तुम 100 ग्राम ठगोगे तो। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे रूल्स बना के ना, पॉलिसीज बना के उसने मार्केट को कंट्रोल किया कि किसी भी टाइप का कोई इलीगल काम ना हो। अच्छा था, कोई ख़राब नहीं था। इस चीज ये सभी चीज़ों से ना एक चीज़ होता है कि करप्शन ख़त्म होता है। देखो एक क्वेश्चन है, टोकन मुद्रा किसने शुरू की? तो टोकन मुद्रा क्या है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए पहले तो। टोकन मुद्रा को हम लोग सांकेतिक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसमें हुआ क्या था ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये एक उसका फेलियर रहा था, मतलब अजीब सा, मतलब तांबा का और क्या कहते हैं उसको यार, अ, मतलब पीतल, हाँ तांबा और पीतल का ना मुद्रा स्टार्ट कर दिया उसने 1329 के आसपास, ठीक है। और 1329 के आसपास में, ठीक है, ईस्वी में। और वो ऐसा नियम लगा ना कि जो तांबा और पीतल का है ना, वो सोने चांदी के मुद्रा के बराबर उसकी वैल्यू रखी जाएगी। तो ये फेलियर था ना, कहाँ सोना चांदी कहाँ तांबा पीतल। तो वो फेल कर गया था इस चीज़ में, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ये नियम ही बेवकूफ़ी थी इसकी। फिर देखो, फिर क्या कह रहा है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल का फाउंडर कौन था ये चीज़ बताओ। एक चीज़ याद रखोगे ना, भाजसा, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं ना, BHAJ सा, ऐसे। जनरली जो मेन मेन है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ऐसे जो उनका क्रम था। तो मेन मेन क्रम ऐसे याद कर सकते हो। तो ये बाबर स्टार्ट किया था ये चीज़ को, ठीक है। कब किया था भाई? 1526 में। किस युद्ध से? पानीपत का लड़ाई जीता, ठीक है। पानीपत का पहला लड़ाई जीता, ठीक है। इब्राहिम इब्राहिम लोदी के साथ हरा दिया इब्राहिम लोदी को, और मुगल डायनेस्टी का वो कर दिया, फाउंडेशन किया बाबर ने। फिर 32 में कह रहा है दीन इलाही किसने शुरू की थी? तो हमने पहले ही पढ़ा था ना, दिल इलाही क्या है। धर्म से रिलीजियस कहते हैं ना, न्यू रिलीजियस पाथ को इसने स्टार्ट किया था, तो अकबर के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ये तो हमने पहले पढ़ा था। ताजमहल किसने बनवाया? सबको पता है, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। फिर मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा पहले भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये किसने शुरू की थी? अकबर ने। हमने डिटेल में इसके बारे में बात की थी, इसलिए मतलब जीके की जो सीरीज थी, देख लो 3-4 पार्ट है ना उसके अंदर, वो सारी चीज़ें बता रखा था। लाइक हमने इसमें बताया था ना किस तरीके से मिलिट्री वगैरह को हम लोग वो करेंगे, एक ऑर्डर में बताओ, उनकी सैलरी वगैरह फिक्स करो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डिस्कस किया था। बुलंद दरवाज़ा भी उसी ने बनवाया था, ठीक है ना। चलो, गुजरात में जीतने के बाद कहाँ है अकबर? ये के अंदर ही है। 36 में कह रहा है मायूर सिंहासन किसका था? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन किसका था भाई? तो वो था शाहजहां का, ठीक है। पीकॉक थ्रोन, बहुत ही महंगा था वो। बाद में अंग्रेज अंग्रेज लेके भागने लगे इसको। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट जो था आपका, वो कौन था भाई? बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह सेकंड। इसके बाद तो फिर अंग्रेज आ गए, तो मुगलों का कहानी खत्म हो गया। मतलब अंग्रेज तो आए हुए थे, तो उसके बाद कंप्लीट कब्जा कर लिया था ना, तो फिर शासन वगैरह खत्म हो गया था। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ था भाई? तो दिल्ली सल्तनत का अंत भी 1526 में हुआ था। सॉरी, क्या मैं कहना था, हाँ ठीक ना, उसी टाइम हुआ था ना, 1526 ईस्वी में। बाबर आया और पानीपत का प्रथम लड़ाई जीता, इब्राहिम लोदी को हराया, और वही चीज़ तो ही पड़ा है ना, वहीं से दिल्ली दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, और वहाँ से फिर मुगल का वो हो गया, फाउंडेशन हो गया, कहानी खत्म। फिर मौर्य डायनेस्टी, ठीक मैंने डेट दो ना, हाँ ठीक बोला था। वही मैं कहूँगा, मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या? समटाइम्स ऐसे ऐसे ऑप्शन दिख जाते हैं ना कि जो कंफ्यूज करते हैं, ठीक। और ये डेट याद कर पाना थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ होती है। तो मेरे को लगा मैंने 56 और 26 में कुछ कंफ्यूजन तो नहीं कर लिया, ठीक था। 39 देखो, मौर्य साम्राज्य की वो कहाँ थी, कैपिटल कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य डायनेस्टी का वो बनाया, तो पाटलिपुत्रा को अपनी कैपिटल बनाया था उन्होंने, ठीक है। चलो, 40 नंबर कह रहा है अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से किस भाषा में जाने जाते हैं? तो वो अभिलेख क्या होता है ना, पत्थरों का एक बहुत बड़ा बड़ा ना, पत्थरों पर अपने अपने स्क्रिप्ट को लिखवाना, अपने कुछ भी क्या कहते थे, मैसेजेस को लिखवाते थे जहाँ जाते थे, ठीक है। तो उसको वो प्राकृतिक भाषा में लिखवाया करता था। और उस टाइम पे ना भारत में प्राकृत भाषा बहुत ज़्यादा चलती थी। आज लाइक हम तुम और हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उस टाइम ना
प्राकृत बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, तो उन्होंने इसीलिए लिखा था कि आम लोग भी उसको समझ सके। चलो, टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो वो भाई मैसूर का था, ये चीज़ हमने बात किया था। ठीक है, और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े उसने, और फिर चौथे में वो मर गया। फिर टीपू सुल्तान की वही तो अभी बात की ना कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में मर गया था वो। ठीक है, 1799 के अंदर मर गया था। चौथा जो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की, वो रक्षा कर रहे थे, मतलब यही चीज़ है ना कि उसकी कैपिटल कहाँ थी मैसूर की, तो श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, चलो, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी भाई? तो गुरु नानक जी ने की थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे आप। फिर कह रहा है स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो स्वर्ण मंदिर बनवाया किसने था? गुरु अर्जन देव जी ने। ठीक है ना, गुरु अर्जन देव, अमृतसर में ही बनवाया था उन्होंने स्वर्ण मंदिर। ठीक है, फिर कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना। देखो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात कर रहे हैं, और ये काफ़ी इजी लेवल के हैं, तो इसमें घुसने लायक कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे घुसने लायक है वो मैं बता दे रहा हूँ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कहाँ पे? सी में है। डेट नहीं याद रखो, डेट नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, जस्ट एक बेसिक नॉलेज के लिए हमने दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अब ये 1600 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कहानी आपको बताता हूँ जो कि आप समझो, कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। कंफ्यूज क्यों हो जाओगे, एक कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है 31 दिसंबर और 1600 में इसकी क्या हुई थी, फाउंडेशन हुई थी या फिर इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। बट ये इंडिया में कब आया? इंडिया में आया 1608 में। पहले कहाँ? सूरत में अपनी इन्होंने कोठे स्टार्ट की। ऐसा आप सुने हो ना कि अपनी कंपनी को पहले बार 1608 में सूरत में लेके ये लोग आए। ये कैसे हो गया? स्टार्ट कहते हो कि 1600 में हुई थी, भारत 1608 में आया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी में नाम में है इंडिया, तो फिर ये कैसे क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखो, लाइक सपोज A to Z स्टडी, ये मान लो ना ये कंपनी है, ये कब स्थापना हुई? 2018 में। ठीक है, फरवरी 2018 में। एक चीज़ समझना, अब ये तो हो गया, बट ये अभी इंडिया में चल रहा है। अभी मेरा प्लान अगर बदल जाता ना कि चलो यार एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग थोड़ा सा इसमें और भी एडवांसमेंट करते हैं, फंड उठाते हैं, एंड चलते हैं हम लोग यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, एंड हम लोग वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना के लूटेंगे। मैं एक बता रहा हूँ जो इनका वो था, मतलब इंटेंशन था। क्या करेंगे, वहाँ के बच्चों को ना हम सिखाएंगे हिंदी, और बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे, या फिर वहाँ के लोगों को हम प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, वहाँ के लोगों को एकेडमिक स्कूल्स वगैरह कराएंगे बहुत ही कम प्राइस में लोगों को, और धीरे धीरे अपनी मतलब एजुकेशन सिस्टम थोप देंगे और अपने हिसाब से लोगों को नचाएंगे। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2018 में हो गई थी, प्लान हो गया था ये सब चीज़, एंड हम वहाँ पे जाएंगे ना, तो अब हम मेरा प्लान है ना कि हम A to Z स्टडी के नाम से नहीं ले जाएंगे, हम इसको ना क्या करेंगे, हम इंडिया में 2026 में ना इसका नाम बदलते हैं, लाइक ठीक है, यूके स्टडी के नाम से, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, और यूके स्टडी के नाम से मैंने प्लान कर दिया 2026 में, और मैं बहुत सारे कोर्सेज कर रहा हूँ, मेरे को एक्सेस मिल गया 2027 में यूके का, मैं चला गया 2027 में, बट मैंने इसकी फाउंडेशन कर दी थी 2026 में। पूरा प्लान हो गया क्या क्या करना है अपने को। हम यहाँ जाएंगे, मीठा मीठा बोलेंगे कि हम तुमको, तुम्हारे लोगों को चीप मतलब बहुत ही कम में पैसे में मतलब एजुकेशन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और एक्सेस मिल गया वहाँ पे लोगों पे, हमने फिर धीरे 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 के कब्जा करना शुरू कर दिया। तो वही चीज़ है, 1600 में क्या हुआ था, यूके में इसकी फाउंडेशन हो गई थी, और 8 साल इनको लग गया, मतलब किसी भी कंट्री का मार्केट एक्सेस करने में, आज हो या फिर 100 साल पहले हो, वक्त लगता था। फिर आज के टाइम पे तो फटाफट चल जाते हो ना, उस समय आने जाने का भी रूट लंबा था। ठीक है, तो टाइम लगता था आने जाने में, महीनों लग जाते थे यहाँ से यूके जाने आने में, 6 6 महीना, साल साल भर। तो इसकी वजह से ये 1608 में इंडिया में आए, तो पूरा लॉजिक ये था। आगे चलते हैं। ठीक है, अब बोलोगे ना कि क्या बता दी, हम पहली बार जान रही सभी चीज़ें। हाँ ऐसी थी सिचुएशन, जो था यही था। एंड देखो भाई, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये सवाल पूछ रहा है अभी। प्लासी का युद्ध सॉरी, और बक्सर का युद्ध, ये तो अक्सर आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अब आप कमेंट करके बताओ
कि भाई बक्सर का युद्ध कब हुआ था, वो चीज़ हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। तो अगला क्वेश्चन भी वही है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हो रखा है। अब आप क्या बताओगे, मेरे को बताना पड़ गया। ठीक है, हर युद्ध के बाद क्या हुआ था वो सभी चीज़ें हमने पढ़ रखा है ना। ये मत कहना कि सर आपने इसमें डिटेल में नहीं बताया कि किसके बीच हुआ, कौन जीता, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ रखा है। जस्ट ये PYQs के तौर पे मैं इसको करा रहा हूँ कि ये सारे थे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि डिटेल वाला जो से टॉप 500 सीरीज़ का वो कंटिन्यू होगा, उसके अंदर हम लोग डिटेल में घुस रहे थे। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में भी हमने बात की थी। इसमें स्थाई बंदोबस्त में क्या हुआ था, कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 में, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने बात किया था ना। सो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहे हैं। ये स्थाई बंदोबस्त क्या है, तो वो टॉप 500 वाले सीरीज़ के अंदर हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे मुझे आपको कंटेंट डिलीवर करने आया हूँ, नॉलेज से ज़्यादा कंटेंट की। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बस। सहायक संधि किसके बीच में हुई थी भाई, तो डलहौजी वो सहायक संधि तो मैंने कहा था ना कि यार देखो जिस राजा के पास वो नहीं है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको किस तरीके से मैं समझाऊँ इसके बारे में। जैसे देखो क्या होता था ना कि मान लो कोई राजा, जैसे राजा के पास ना सेना वो नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। डलहौजी नहीं, डलहौजी तो फर्स्ट ऑप्शन है तो मुंह से निकल गया, वेलेजली था उस समय। ठीक है, तो ये क्या होता था ना सहायक संधि में कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारी मिलिट्री अगर वीक है ना, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें डिफेंस हम देंगे, तुम्हारी सुरक्षा हम देंगे। ठीक है, बस तुम अपनी संप्रभुता जो है वो ख़त्म कर दो। अब ये चीज़ क्या होता है भाई, संप्रभुता। ठीक है, सोवर्निटी, ये जो समझते हो ना कि तुम मेरे अधीन हो जाओ, सीधे सीधे सहायक संधि यही है कि तुम्हारी सहायता हम करेंगे और तुम चलोगे हमारे हिसाब से ओवरऑल। तो ये काम वेलेजली के टाइम पे हुआ था। ठीक है, चलो डलहौजी नहीं, वेलेजली। और ऐसी चीज़ों देखो, अब ये होता है ना कि तुम वीक हो और तुम्हारी हम रक्षा कर रहे हैं। USA क्या करता है, छोटे छोटे कंट्रीज़ पे रक्षा के नाम पे करता है और उस पर अपना पूरा लॉ थोप देता है, धीरे धीरे उसको कब्जा करता है। फिर हड़प नीति भी वैसा ही कुछ था, ये तो डलहौजी ने किया था। ठीक है, हड़प नीति थोड़ा सा अलग टाइप का था। अब इसमें क्या था ना कि लाइक पहले वेलेजली का वो एक सहायक संधि था, फिर मतलब अलग अलग टाइप के ये लोग हड़पने का नियम जानते थे। अब ये इसको हड़प नीति, डॉक्ट्राइन लैप्स नीति के नाम से जानते थे। इसने क्या किया था ना, हमने पढ़ा था ना पहले भी क्लास में कि भाई जिसको देखो ये चीज़ होगा कि तुम्हारा अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अपना बेटा नहीं है, तो वो अब राज तुम्हारा नहीं होगा तुम्हारे बाद, वो फिर ब्रिटिशर्स का हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती थी। ठीक है, ऐसा होता था, तो हमने डिटेल में पढ़ा था ये चीज़। तो कहाँ गया यार, हमने दो दो क्वेश्चन रिपीट कर दिया है क्या। हाँ, एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दिया। भारत में रेल किसके समय में शुरू हुआ था भाई, तो रेल जो शुरू हुआ था भाई किसके टाइम पे हुआ था, ये डलहौजी के टाइम पे हुआ था। 1853 में पहली रेल चली थी। ठीक है, डलहौजी के टाइम पे। फिर सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो विलियम बेंटिंक ने किया था। लाइक अगर किसी का हस्बैंड डेथ हो गया है तो उसकी औरत को भी जला दिया करते थे। तो ये सब विलियम बेंटिंक ने कहा कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें ठीक नहीं है यार, उसको हाके दोबारा शादी वगैरह कर सकती है या फिर अपना लाइफ जी सकती है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो हमने बात किया था, डिटेल में पढ़ा था इसके बारे में। मेरठ से हुआ था, जिसको मेरुत लिखते हैं और मेरठ हिंदी में लिखते हैं। हमने तो डिटेल में पढ़ा था, इसके रीज़न पढ़ा था और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। देखो अब ये जो क्रांति स्टार्ट हुई थी ना, जो 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो एक समय पे बहुत सारी जगह पे ये धीरे धीरे फैला और हर जगह पे अलग अलग राजा रानियाँ अपना क्या करते थे, उसको लीड कर रहे थे, क्या कहते थे उसको, युद्ध को, विद्रोह को। ठीक है, रिवॉल्ट को। तो अगर झांसी से पूछेगा कि उस समय कौन लीड कर रहा था, तो लक्ष्मीबाई थी ना फेमस, रानी लक्ष्मीबाई, वो लीड कर रही थी। वैसे अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग लीड कर रहे थे। क्या वो पीछे गया था क्या ये, हाँ। फिर बहादुर शाह जफर कहाँ से थे, तो वो बहादुर शाह जो बना वो दिल्ली से लीड कर रहा था इस युद्ध को। 1857 वाला ही है तो अलग अलग है। फिर आपके आ जाएंगे नाना साहब कहाँ से लीड कर रहे थे, सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, और कुछ हमने ऐड भी करा है। तो नाना साहब कानपुर से लीड कर रहे थे उस युद्ध को कि ठीक है कानपुर में हम इसको देखेंगे, दिल्ली में तुम देख लो। और एक ही मतलब एक ही बार में अलग अलग जगहों पर ऐसा ऐसा युद्ध करो ना, एक ही साथ एक ही युद्ध करो ना कि अंग्रेज परेशान हो जाए। कुल मिला के ये इनका टारगेट था। ठीक है, और वैसे सिर्फ यही लोग नहीं थे, और एक और थी ना बेगम हजरत महल, ये भी कर रही थी। ये कहाँ से, लखनऊ से, कि चलो लखनऊ में उसी युद्ध को हम भी करेंगे और उसका नाम उसको लीड करेंगे। वहाँ की जो रानी थी वो, ठीक है, जहाँ लाइक होता है ना कि देखो यार 4 सिटी हैं और चारों जगह मान लो कि ब्रिटिशर्स का कब्जा है, एक एक लोग लड़ेंगे ना तो उनका 5-5 पे वो स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन 4
छः में लाइक 6 जगह मान लेते हैं और 6 में से 4 जगह एक साथ युद्ध स्टार्ट हो जाए ना तो अंग्रेज कमज़ोर जल्दी होंगे। कहने का मतलब टारगेट इनका ये था। ठीक था। तो जो जो क्वेश्चन पूछा था हमने डाल दिया था। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय का कौन बना था? कैनिंग बना था ना 1818 में, 58 में, नॉट 18। ठीक है, चलो। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया था भाई? तो ये उसी टाइम हो गया था 1858 में ही। क्यों? क्योंकि 1858 में जब वो था ना गवर्नर जनरल, ये सभी चीज़ें को हटाया गया एंड कहा गया कि अब वायसराय आ जाओ। ठीक है, अब तुम्हारा कहानी ख़त्म हो गया और ये पूरा पूरा क्या हो गया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश की जो महारानी के अंडर आने लगा फिर। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आईएनसी से रिलेटेड है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कई बार पूछा है। कब हुआ है? 1885 में ये हुआ है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था, एच ओ नहीं, ए ओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, चलो। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक वही है, ए ओ ह्यूम। कौन थे? ठीक है। फिर है बंगाल का विभाजन कब हुआ? ठीक है, ये डेट कई बार पूछ लेता, 1905 में। ठीक है, जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अरे वही चीज़ है, स्वदेशी मूवमेंट कब है? कुछ क्वेश्चन ये सब उसी तरीके से हैं, 1905 में। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आपसे कई बार पूछ लेता है, 1919 में। ठीक है, जो इजी और मॉडरेट है। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बच्चों को ऐसे भी याद नहीं रहता है। जनरल डायर ने क्या किया था? अलाउ किया था गोली चलाना। फिर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1920 में। ठीक है, ठीक है ना। इसके बारे में तो डिटेल में हम लोग पढ़े थे ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 के अंदर हुआ था। ये सभी चीज़ें गांधी जी के द्वारा ही है। लाइक दांडी यात्रा से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था भाई? तो वही है, गांधी जी ने की थी। गांधी ये जो नाम का एक टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आता है। ये डेट एग्जैक्टली पूछता है। जो चीज़ हमने एमसीक्यूज में डेट दे रखा है ना, तो समझ लेना को डायरेक्टली पूछेगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आईएनए। ठीक है। अ, अब आईएनए का मतलब क्या है, ये चीज़ समझना। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, ये चीज़ याद रखना, जिसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता था। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा फुल फॉर्म में और उसके नाम में कंफ्यूज मत होना कि इंग्लिश में आईएनए लिखा है और हिंदी में आज़ाद हिंद फौज लिखा है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते। अच्छा, इसका आंसर तो देखा ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने मजबूत किया था इन्होंने। फिर साइमन कमीशन भारत कब आया? ये सभी डेट एग्जैक्टली पूछ रखा है आपके एग्जाम में 1928 के अंदर। ठीक है। और साइमन कमीशन को लेके ना बहुत ज़्यादा लोग विवाद में थे। ये क्यों विवाद में रहा है? क्योंकि इसमें एक भी ना मेंबर ना इंडियन नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट में क्या इशू बना था। साइमन गो बैक वाला जो आपने नारा सुना होगा। फिर चंपारण आंदोलन कब हुआ था भाई? तो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। ठीक है, जिसको ना पहला गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है, चंपारण आंदोलन, चंपारण मूवमेंट। ये याद रखना। मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन था। फिर कह रहा बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एंड सरदार पटेल को उसी टाइम सरदार की उपाधि मिली थी। सरदार की उपाधि कब मिली थी? बारडोली आंदोलन आंदोलन के टाइम पे। फिर लखनऊ समझौता कब हुआ था? कई बार डेट में पूछता, 1916 में हुआ था। किसके बीच में? आईएनसी, कांग्रेस प्लस में मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता, 1916 में हुआ था। फिर पूना पैक्ट कब हुआ था भाई? तो ये गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो ये डेट याद रखना। ये डेट याद रखना किसके बीच हुआ था, ये याद रखना। आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछेगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेट के बाद अपना इंडिया मतलब वो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होने वाला था। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो ये तो खैर अलग ही है, 1947 में, 15 अगस्त 1947। फिर महात्मा गांधी जी की हत्या कब हो गई थी भाई?
तो 1948 में। ठीक है, चलो। भारत को गांधी का पहला जन आंदोलन कौन सा था? अब बताओ। जन आंदोलन पर पूछ रहा है। अब यही सवाल ऐसे पूछा गया था ना, फर्स्ट मास मूवमेंट लीड बाय गांधी, तो वही था ना चंपारण वाला। अभी तो मैंने बोला इसको जन आंदोलन कह दो, सत्याग्रह आंदोलन कह लो, जब भी पूछेगा ना कि पहला कौन सा था भारत में पूछेगा तब तो वो चंपारण कहना। करो या मरो का नारा किसने दिया था, डू और डाई का? तो ऑब्वियस सी चीज़ है, गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन जब चला रहे थे ना, तभी उन्होंने दिया था ये चीज़। अब एक है अथर्ववेद, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद तो जनरली चिकित्सा और जादू टोना से ही संबंधित है। ठीक है, चलो। फिर सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? सभा और समिति जब भी पूछेगा तो वैदिक पीरियड में थी। ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखना। राजा की दो पुत्री, आप सुने हो ना, सभा और समिति थी। कौन सा सिंधु स्थल जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था? विच इंडस साइट इज फेमस फॉर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए धोलावीरा फेमस था। ठीक है, चलो। अभी तुम जो जल प्रबंधन सोच रहे हो ना, करेंगे करेंगे, उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले उसी टाइम से किया करते थे, इसलिए कहा जाता है वो काफ़ी डेवलप थे अपने टाइम में। अशोक किस डायनेस्टी से थे? तो ये तो मौर्य डायनेस्टी से थे। ठीक है ना, चलो। एक मौर्य गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, क्या के नाम, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर बिंदुसार, उनका बेटा अशोक। फिर अशोक की राजधानी, अशोक ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी? ये चीज़ बताओ। वो भी पाटलिपुत्रा में ही था, उन्होंने बदला नहीं था उस चीज़ को। फिर टक्का, एक चांदी का सिक्का था, इसको किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। ठीक है, चलो। जित्तल और टक्का जो है ना, उसने चलवाई थी। फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सिकरी को भी अकबर ने बनवाया था। ठीक है, बाद में इसको अपना कैपिटल बना लिया था। कैपिटल बनाने के लिए फतेहपुर सिकरी को बनाया गया था, अकबर का कैपिटल। बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबरनामा को बाबर ने ही लिखा था। ठीक है ना, इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, ये कह सकते हो। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो भाई अर्जन देव जी ने किया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाद में सभी गुरुओं की, इसमें जैसे नए नए गुरु आते गए, सबका वाणी को संकलित करते जाया गया। मैसूर का शेर, टाइगर ऑफ मैसूर, टिप्पू सुल्तान को कहा जाता था। फिर रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773। ठीक है, इसी के थ्रू कह सकते हो ना कि ब्रिटिश ने कंट्रोल करना शुरू कर लिया था, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही शुरुआत हो गई थी यहीं से। फिर कोलकाता में एक हाई कोर्ट का निर्माण हुआ और बहुत सारे काम हुए थे, जिसका पहला न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सर एलियाज इम्पे थे। ऐसे करके सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में कि जो कलकत्ता का जो पहला हाई कोर्ट बना था ना, उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, जज कौन थे? सर एलिजा एम्पे या फिर एलियाज एम्पे करके कुछ नाम था इस तरीके से। और तीन और थे ना, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, तीन अन्य। देखो, चार उसमें जज को नियुक्त किया जाता था, एक जो था मेन और तीन उसके और। तो चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड तीन और थे, और जो मेन था वो, उसका नाम था सर एलिजा एम्पे करके। ठीक है, मैं किस क्वेश्चन में आ गया भाई? 92 ना। एल्बर्ट विल विवाद किसके समय पे हुआ था? मैं भूल गया था यार। ठीक है, तो ये रिपॉन के टाइम पे हुआ था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से डाल दिया गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। ये शायद आया था कि नहीं प्रीवियस ईयर में, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, फिर कह रहा है, मैं श्योर हूँ ये नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। फिर है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस नाम से जाना जाता है भाई? तो देखो यार, जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का ना, उसको उसको ही माना गया ना कि पहला स्वतंत्रता संग्राम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि बहुत सारे जगहों से एक बार में अलग अलग राजा और रानियों ने उस युद्ध में रिवॉल्ट को लीड करना शुरू कर दिया। क्यों? भाग अंग्रेज तुमको मारेंगे, सिंपल से बात। तो वो स्वतंत्र होना चाहते थे। कानपुर में विद्रोह को लीड किसने किया था? तो वही नाना साहब ने। अब इसको ये पूछ लेगा कि नाना साहब ने कहाँ से किया था, तो कानपुर में किसने किया था विद्रोह को लीड? तो नाना साहब ने। झांसी में किसने किया? लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ में किसने किया? हजरत बेगम हजरत करके नाम था, ऐसे करके। दिल्ली में तो बहादुर जो था, बहादुर शाह था। ऐसे करके सभी नाम को आपको याद करना होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी भाई? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी उन्होंने 1939 में।
फिर भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। शॉर्ट यहाँ पे नाम है लाइक नेहरू, पटेल, बोस, तिलक, शॉर्ट में डाल रखा गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? ये भी डेट कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है। 1915 में वापस रिटर्न हुए थे दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था भाई, ये बताओ। तो ये तो बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम बीसी तिलक के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने की थी? पिंगली वेंकैया। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो। डिजाइन किया था इन्होंने। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 1915 में, 26 जनवरी 1950। डेट्स वाई रीजन हम वहाँ पर रिपब्लिक डे मनाया करते थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया था, उसको हमने अडॉप्ट किया था इस डेट को, 26 जनवरी 1950 को, जनवरी 1950 को। आगे देखो, सामवेद मुख्य रूप से किस चीज़ से रिलेटेड है? साम तो गाने से रिलेटेड, हमने पहले बात किया था, म्यूजिक से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। क्या बटन दबा दे रहा हूँ मैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो ये ब्रोंज एज थी ना, कांस्य युगीन थी। कहाँ है? सी के अंदर है। हमने पहले बोला था ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पे कांसे का युद्ध बहुत ज़्यादा हुआ करता। युद्ध नहीं यार, यूज बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इतिहास में घुसते युद्ध पे मुंह युद्ध रहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन थे? मैंने बोला था ना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक, ये क्रम चला था तो बिंदुसार। अब दो नाम है ना, बिंबिसार और बिंदुसार। तो बिंबिसार जो है ना, ये हर्यक डायनेस्टी से है, हर्यक डायनेस्टी से है। और बिंबिसार का बेटा कौन था? ये था यार, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, इसका बेटा का नाम था। हर्यक डायनेस्टी से रिलेटेड थे ये लोग। लेकिन मौर्य डायनेस्टी में कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक, इस तरीके से। दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण किसने कराया था? ठीक है भाई, तो दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण कराया क्यों, क्या क्या हो गया था? ऑब्वियस चीज़ है कि वो एक सोशल वर्क था, लोग खेती करेंगे, फार्मिंग वगैरह करेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। लाल किला किसने बनवाया था? कई बार आपसे पूछ लेता है, तो ये बनाया था शाहजहां ने। ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या बता सकते हैं? ठीक है, चलो इतना याद रखो। जजिया कर को फिर से किसने लागू किया गया था? ठीक है, जजिया को स्टार्ट कर दिया था फिर से वापस से औरंगजेब से। तो अब इसका मतलब क्या है? फिर से वापस मतलब लागू करने का मतलब क्या? बंद किसने किया था? उससे पहले किसने लागू किया था? जजिया का एक बहुत ही पुराना इतिहास रखा है। ठीक है, एक मोहम्मद बिन कासिम नाम का था। ठीक है, इसने जब सिंध पे विजय किया था ना, तो जजिया कर लेकर आ गया। और फिर कब? 1712 के टाइम पे। एग्जैक्ट डेट एक बार गूगल करके देख लेना आप। ठीक है, ये डेट मेरे को एग्जैक्ट सही से नहीं याद है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक बार गूगल कर लेना कि जजिया कब, मोहम्मद बिन कासिम ने कब लागू किया था। 12 या 14 ऐसे कुछ डेट हैं। फिर अकबर ने क्या किया था, इसको 1564 में बंद कर दिया गया था। इसने स्टार्ट किया, इसने बंद कर दिया, अकबर ने। ये छोटा औरंगजेब ने इसको फिर 1669 में वापस से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और एक था ना मोहब्बत, क्या नाम था उसका, अरे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर से वो उसको हटा दिया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था यार वो। ठीक है, उसने फिर से इसको हटा दिया था। एग्जैक्टली पूरा हिस्ट्री तो मेरे को याद नहीं है, बट ये जो उतना पूछेगा भी नहीं, मेनली ये पूछेगा कि जजिया कर को किसने रोक दिया था? अकबर ने। फिर से लागू किसने कर दिया था? औरंगजेब ने, क्योंकि ये मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो मेनली यही चीज़ है। ठीक है ना। और फिर से इसको, अरे एक रंगीला बादशाह था ना, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, किसको कहा जाता था। ठीक है, वो मैं उसका नाम एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, डेट्स वाई रीजन मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ। ठीक है ना, चलो। ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और इनका टॉम कहाँ पे है? सासाराम में है। सासाराम एक जगह है, कहाँ पे है? बिहार में है। ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। ये सभी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। फिर भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को।
क्यों कहा जाता है नेपोलियन बहुत ज़्यादा वॉर किसने जीता था। और एक को पूछता है ना कि सिक्के पर वीणा बजाते हुए किसकी प्रतिमाएं को दिखाया जाता है, तो वो यही समुद्रगुप्त की। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था भाई, तो ये हुआ था 1879 में। ये एक्ट पूछता है कहाँ है, 78 होगा तब ना, इसका मतलब वही एक साल आगे पीछे मेरे को याद था, 1878 में हुआ था ये चीज़। ऑप्शन ही सही है। ठीक है, इतने सारे डेट हो जाते हैं हिस्ट्री में ना कि ऑप्शन से भी समटाइम देखना पड़ता है। ठीक है, बंगाल का देखो कई बार ना हिस्ट्री के डेट ना ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट करने होती है। ये तो बहुत बहुत आगे का टाइम है, इन दोनों में कब हुआ था 79 या 80, तो उनके बीच का एक डेटा मिल रहा है, तो ये होगा इस तरीके से। हर डेट को ना एग्जैक्ट याद कर पाना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, वारन हेस्टिंग्स था। ठीक है, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना उसी टाइम बना था ये। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, राजा राम मोहन रॉय जी ने स्टार्ट की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलो फिर आर्य समाज का पूछ लेता है कई बार आपसे, ये सारा प्रीवियस ईयर का एकदम 100% है, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, फिर आपसे एक क्वेश्चन है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी विवेकानंद जी ने थी। तो ये सभी तो क्वेश्चन एग्जैक्ट एकदम छपे हैं पेपर में कई बार, एक दो बार नहीं, कई कई बार। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो ये छपे हुए क्वेश्चन है ये सभी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, तो ये नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, जेल में थे तभी लिखी थी ये, भारत की खोज करके। नहीं, भारत की खोज नहीं कहना, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तहकीकात हिंद वाली, ठीक है, अरबी में लिखी गई थी वो एक अलग बुक थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अलग बुक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री वही नेहरू बने थे। फिर भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, फिर योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई, तो योजना आयोग को आज के टाइम पे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ये 1915 में स्टार्ट हुआ था, जब मोदी जी आए ना इसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया था। और उसके चीफ तो पीएम ही होते हैं ना, तो कभी पूछेगा तो कह दोगे प्रधानमंत्री, जो भी नाम होगा आज के टाइम पे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, गांधी जी को कहा जाता है, बट कोई राष्ट्र का पिता होता नहीं है, बट इस नाम से ये बस जाने जाते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है भाई, तो हिस्ट्री का बेसिक फैक्ट्स है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत कहेगा, नेशनल एंथम कहेगा तो टैगोर जी ने। नेशनल सॉन्ग कहेगा तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी, जो भी बोलते हो। चटर्जी नाम था उनको, चट्टोपाध्याय या फिर जो भी है ना, चटर्जी या चट्टोपाध्याय दोनों एक ही हैं। लाइक यार देखो ऐसा था ना कि चट्टोपाध्याय नहीं बोल पाते थे ब्रिटिशर्स, तो चटर्जी बोल दिए। या फिर ऐसा था ना कि चटर्जी नहीं, मैं इन दोनों नामों में कंफ्यूज रहता हूँ कि पहले वाला कौन था, चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय। मैं कुछ कहानी बताता हूँ, इन लोगों ने ना बंदोपाध्याय, ठीक है मैं अब समझाता हूँ। देखो चट्टोपाध्याय पहले था, बंदोपाध्याय पहले था, तो जो चट्टोपाध्याय जो थे ना वो चटर्जी बन जाए। ब्रिटिशर्स नहीं बोल पाते थे तो चटर्जी बोलने लगे, बंदोपाध्याय नहीं बोल पाते तो बनर्जी बोलने लगे वो लोग। ऐसे नाम बदल दिया करता था ब्रिटिशर्स उनका, ऐसा कुछ था। तो वहीं कहीं कहीं बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय कहीं कहीं मिलता है, तो कंफ्यूज मत हो, अलग लोग नहीं है, वही है, बस अंग्रेज उनको अलग अलग नाम से बोलने लगे। उत्तर वैदिक काल किस धातु के उपयोग से जुड़ा है, तो भाई मैंने कहा था ना लेटर वैदिक पीरियड में ही लोहे का खोज हुआ था। ठीक है, चलो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या फिर रोपर, ये चीज बताओ। तो लोथल ही है ना, चलो। हाँ डॉकयार्ड था, जो कि बंदरगाह, हाँ अभी याद आया, डॉकयार्ड को बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, चलो अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है, बताओ। सिंह स्तंभ सारनाथ में है। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एमपी में ही है ना, नहीं यूपी में है। ठीक है, वाराणसी में है, नॉट एमपी में। वो तो सांची का स्तूप है वहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ठीक है, चलो ये चीज़ याद रखोगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वो तो सांची का स्तूप था ना, मेरे मुंह से निकल गया एमपी।
सांची का स्तूप है जो कि आपका एमपी के कौन सा जिला है, वो रायसेन जिला, जो कि अक्सर फेमस एग्जाम में पूछा जाता है। फिर कह रहा है हु इंट्रोड्यूस पोस्टल सिस्टम एंड रोड्स इन मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में डाक व्यवस्था और सड़कों का विकास के लिए कौन जाना जाता है भाई, ये चीज़ बता दो। तो डाक किससे रिलेटेड, तो वही है ना, शेरशाह सूरी और ग्रैंड ट्रक जो इन्होंने बनाया था। ठीक है। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अकबर के में तो सब थे ना, बट सब अलग अलग थे। लाइक टोडरमल क्या था, वो था ना वित्त आयोग से रिलेटेड था इसका। ठीक है। और अब्दुल अबुल फजल जो था वो इतिहासकार था। सब अलग अलग थे। तानसेन तो अपना वो म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड थे। ठीक है। जब्ती या फिर राजस्व, जो एक राजस्व था, टैक्स था, जिसका नाम रिवेन्यू सिस्टम था, जब्ती। ठीक है। इस व्यवस्था को शुरू किसने की थी, ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसको स्टार्ट ही किया था अकबर ने। ठीक है। इसको बताने वाला कौन था, टोडरमल बताने वाला था। अब इसके बारे में हमने पहले डिटेल में पढ़ा भी था, किस तरीके से इसमें पूरा प्रोसेस बताया था मैंने पिछली सीरीज में। मैं इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप पढ़ रहे हो कहीं से ना, तो उसको कंप्लीटली फॉलो करो। आधा अधूरा करोगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ मैंने पिछले सीरीज में पढ़ाई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे ना, 3-4 जो जीके की वीडियोज़ हैं उसको देखो, एकदम डिटेल में हमने पढ़ा रखा है। ठीक है। किस मुगल शासक ने अपने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? ठीक है। वो कौन था भाई? औरंगजेब था। ठीक है ना, इसने संगीत को प्रोत्साहन नहीं दिया था बिल्कुल भी। फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, कब समाप्त हुआ था पूछ रहा है। तो ये 1769 में ख़त्म हो गया था। इस समय एक संधि हुआ था, मद्रास का संधि, उस टाइम पे इसको ख़त्म कर दिया था, मद्रास ट्रीटी के टाइम पे। सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सिख साम्राज्य की स्थापना रणजीत सिंह ने की थी। ठीक है। चलो, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने एक्ट पारित किए थे, बहुत सारे, जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट किया था, 84 में पिट्स इंडिया एक्ट किया था। तो बहुत सारे एक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछते रह सकते थे। चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे मतलब बहुत सारे एक्ट्स हैं। ठीक है, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, जैसे कहते हैं ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या फिर वायोवृद्ध पुरुष के नाम से, जिसको हिंदी में कहते हैं ना वायोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है। ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी थी, जिसके वजह से। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। तो दो लोग थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों का नाम मिलता है। ठीक है। चलो, वंदे मातरम किसने लिखा था भाई, ये चीज़ बताओ। बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय कहो चाहे चटर्जी कहो। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा है, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। चलो, अच्छा, ये एक यंग इंडिया है जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, वो भी था। भारत शासन अधिनियम 1935 किससे संबंधित था भाई? तो ये था लाइक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है कि भाई देखो, जो भी प्रांत होंगे ना, वो क्या होंगे, बिल्कुल भी ऑटोनॉमस होंगे, उन पे किसी का शासन नहीं होगा। कुल मिला के ऐसा स्ट्रक्चर बनाते थे ये लोग। फिर सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को ना सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। एक उनको उपाधि मिली है गांधी जी के नाम, जैसे उनको उपाधि मिली है ये फ्रंटियर गांधी की। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन में कौन शामिल था या फिर कौन शामिल थे? सरोजनी नायडू, नेहरू, बोस, पटेल। तो वो नायडू जी थी ना, सरोजनी नायडू ही थी ना, ये लोग तो नहीं शामिल थे उस समय। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है। इंडिया जब फ्री हो गया तब सी राजगोपालचारी बने थे। ठीक है। सारे जहां से अच्छा, ये किसने लिखा था भाई? ये लिखा गया था इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने ये गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा भारत, हिंदुस्तान हमारा, ऐसे करके जो भी गाना है, बहुत अच्छे से लिखा इन्होंने, मोहम्मद इकबाल ने। एंड कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना 1950 के अंदर। तो बोलोगे हैं ये गलत डेट है,
मैंने कहा था 1950 26 जनवरी को अपनाया नहीं क्या था, इस समय इन्फोर्स्ड किया गया था, लागू किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। मैंने डेट ही गलत बोल दिया था ना वहाँ पे, नहीं डेट मैंने सही बोला था, डेट तो मैंने सब बोला था ना, 26 नवंबर 1949 में बन के रेडी हो गया था, तो इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। देखो अभी मैं क्लियर करता हूँ एक चीज़, एक वर्ड होता है ना इन्फोर्स करना और एक वर्ड होता है अडॉप्ट करना। अडॉप्ट का मतलब होता है ना अपना लेना, गोद ले लेना। जब बन गया तो वो हमारा था, बट हम उस नियम को पालन नहीं कर रहे थे। 26 नवंबर 1950 से नियम को फॉलो नहीं किया गया था, बस अपना लिया गया था, ठीक है भारत का संविधान है, बट लागू किया गया था 1950 में। सो जब भी कहेगा ना कि बनाया कब गया था या फिर अपनाया कब गया था, तो 49 में। इन्फोर्स मतलब लागू कब किया गया था, तो 50 में। सो यहाँ पे पूछ रहा है अपनाया कब किया गया, अडॉप्टेड, तो 1914 ही होगा, जो मैंने अडॉप्ट बोल दिया था पिछले वाले में, जबकि मेरे को इन्फोर्स बोलना चाहिए था। फिर कह रहा है तत्त्वम असि का सिद्धांत किस उपनिषद से मिलता है। अब ये एक डिफिकल्ट लेवल के शिफ्ट बन जाता है, ठीक है। एक उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद, इसमें ये चीज़ मिलता है, और ये कैसे आपके एग्जाम में पूछा गया था मुझे भी नहीं पता। एयरफोर्स ने क्या, मतलब सीडेक वाले ने क्या पीकर इस सवाल को बनाया था, जिसका मतलब ही है कि आत्म ब्रह्म की एकता, ऐसे करके। हिस्ट्री का है तो पूछ सकते थे, बट ऐसा सवाल पूछने वाले नहीं है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु नहीं मिलता था। सिंधु सभ्यता की मोहरों पे ना बैल मिलते थे, हाथी मिलते थे, वो मिलते थे, बाघ मिला करते थे, बट घोड़े नहीं रहा करते थे, ठीक है। मतलब वहाँ पे प्रमाण घोड़े का बहुत ही कहीं कहीं किसी किसी जगह से मिला है, बहुत जगह पे घोड़े का नहीं मिला है। सो लोग डाउट में रहते हैं कि क्या पूरा सिंधु सभ्यता में घोड़े को पालतू पशु की तरह यूज किया भी जाता था कि नहीं। किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपनाया था, तो अशोक नहीं ना, सॉरी, वो तो बुद्धिज्म को अपनाया था ना अशोक ने। तो मौर्य यहाँ पे जैनिज्म कह रहे हैं ना, तो जैनिज्म हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जैन रिलीजन को अपना लिया था। और देखो ये जैन रिलीजन को जो फाउंडर थे, और अशोक जो थर्ड था, मतलब थर्ड राजा जो था, उन्होंने क्या, ये मैं मौर्य लिख रहा हूँ, ये बुद्धिज्म को अपनाया था। ये दोनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। एक ना अशोका करके ना शाहरुख खान की मूवी है, उसमें भी आप देखोगे कि शाहरुख खान का बचपन में दिखाया जाता है। उसके दादाजी जो थे वो वाइट कलर का चादर स्टार्टिंग में था ना, वाइट कलर का मतलब श्वेतांबर पहन के जा रहे होते थे, और अपने तलवार को पानी में फेंक दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक जाके उठा लेता है, एंड फिर वहीं से सम्राट बनने का सपना जग जाता है। जो भी है, मूवी में भी दिखाया गया था। भारत में एकता व्यवस्था या फिर एकता प्रणाली, एकता सिस्टम को शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। चलो ये नाम से पूछा जाता है। फिर हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, हु बिल्ट हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का बनवाया था किसने, हाजी बेगम ने, ठीक है। ये कौन थी, उनकी पत्नी का नाम था हाजी बेगम। फिर धार्मिक सहिष्णुता के लिए कौन मुगल शासक प्रसिद्ध है, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस के लिए फेमस कौन सा है, तो ये अकबर है, ठीक है ना। चलो एक सवाल यहाँ से देखो, हमने लिख रखा है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी, अकबर ने अपनाई थी, कई बार पूछ लिया जाता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी भाई, अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी, ठीक है। चलो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था भाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में लड़ा गया था, ठीक है। इसमें ब्रिटिशर्स को क्या करना था ना, पंजाब पे कंट्रोल पाना था। तो 1845 से 1846 तक ये युद्ध लड़ा गया था, फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध। कहाँ है, ए के अंदर ही है, ठीक है। फिर 1813 का चार्टर एक्ट ने क्या अनुमति दी थी, एक चार्टर एक्ट था 1813 का। ये कहा गया था ना कि भाई इंडिया में मिशनरीज को लाओ, मतलब धर्म परिवर्तन कराओ। कुल मिला के ईसाई आज भी जो बन रहे हैं ना, वो इसी के थ्रू बनने शुरू हुए थे। इंडिया में ईसाई का एक लोग भी नहीं था, और आज भी जो इंडियन जो ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, वो इंडियन है, बट वो एक्चुअली में पहले हिंदू हुआ करते थे। बट सब क्या हुए, क्रिश्चियन बन गए धीरे धीरे, लालच दिया गया, झूठ बोला गया, झूठ बोल के बनाती हैं लोग जनरली, और क्या सच्चाई थोड़ी है कुछ इनके अंदर। फिर कह रहा हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना, झूठ बोल के बनाते हैं, मैं बता रहा हूँ। अभी जो हमारी ऑफिस थी पहले A to Z स्टडी की, जहाँ पे रीजन मैं बताता हूँ, जिस बिल्डिंग में हमारी ऑफिस थी ना, ठीक है, वहाँ के नीचे वाले फ्लोर पे, लाइक फर्स्ट फ्लोर पे मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल जैसा रूम था, ठीक है, बड़ा सा रूम था। उसमें मिशनरीज आए, मैं रियल बता रहा हूँ आपको, पिछले साल की ये न्यूज़ है, ठीक है, 2025
या फिर 24 की ये न्यूज़ है, 24-25 का ये न्यूज़ है, ठीक है। उसमें मिशनरीज आए हैं, वो लोग पहले हिंदू ही थे, नाम भी हिंदू का है, बाद में ये लोग ईसाई बन गए, एंड पैसे के लिए इनको सैलरी मिलता है कि तुम अपने रूम में बुलाओ, और बहुत सारी पता नहीं क्या क्या गीत गाते थे और आपस में रोने लगते थे सब, यीशु मसीह करके, हालेलुया ऐसा करके कुछ कुछ बोल के रोने लगते थे, झाड़ फूक करते थे खुद को, मतलब ये बहुत ज़्यादा इगोइस्ट बन गया था इंसान कि मैं राजगुरु हूँ, मतलब क्या कहता था, मैं धर्म गुरु हूँ, खुद को ऐसे शो करता था, रियलिटी है ये चीज़। एंड लोगों को झूठ बोलता था, तुम इस रिलीजन को अपना लोगे, इनफैक्ट अप्रोच किया था मेरे से भी उसने कि तुम इस रिलीजन को अपना लोगे, तुम्हारा बिजनेस इतना चलेगा, वो होगा। मैंने कहा भाई जूता देखो और मैं मारूंगा एक जूता भागने तो, ठीक है। जो रियलिटी में बता रहा हूँ, इसने ट्राई किया था और ये रियल चीज़ है, मैं खुद बता रहा हूँ अपने वाली चीज़। तो इस तरीके से ये लोग झूठ बोल के, मिशनरीज का यही काम है आपको, मतलब जो एक देखोगे कभी भी एक रिच इंसान कभी ये सब चीज़ें रिलीजन चेंज करने के पीछे नहीं पड़ता है। ये जनरली वही लोग पढ़ते हैं ना जिनको किसी चीज़ का अभाव है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है बीमारी वगैरह से, तो उनको झूठ सच बोल के, भूत ये सब बोल के लोग कन्वर्ट करा देते हैं, और फिर भी वो परेशानी रहता है, वो ठीक थोड़ी हो जाता है। तो जो सीन था यहीं से हुआ था, 1813 का जो चार्टर एक्ट था वहीं से स्टार्ट हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई? तो किसने की थी? मैकाले ने की थी, ठीक है। एक मैकालेज मिनट लाइक ऐसे करके कुछ वो था, ठीक है, मैं बताता हूँ वो क्या था। जैसे एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, यूट्यूब पे या फिर गूगल करके ना मैकालेज मिनट सर्च करना, और वहीं पे उस पॉलिसी के बारे में समझ में आएगा कि उसने इंग्लिश को कैसे भारत में शिक्षा का नियम बनाया, जरिया बनाया, ठीक है, और इंडिया के जो अपनी शिक्षा व्यवस्था थी उसको बर्बाद किया इसने। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज किसने अपनाया था? तो सबसे पहले रास बिहारी बोस ने अपनाया था, ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे, आज़ाद हिंद फौज को सबसे पहले अपनाने वाला कौन था? रास बिहारी बोस। फिर कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार आपके एग्जाम में पूछता है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी के नाम से जाने जाते थे, जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। फिर कह रहा है अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो था, सैयद अहमद खान नाम था, हाँ, अच्छा, सर सैयद अहमद खान, उसी को कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, 1906 में की थी। अब एक सवाल में पहुंचता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है, जो हर लोग को पता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके बताओ, और इस टाइम स्टैम्प को ना कर देना कमेंट में। इस टाइम पे चल रहा है, लाइक जो भी चल रहा है, 1 घंटा 8 मिनट 7.5 मिनट इस टाइम पे, और इसका आंसर बताना, मैं उसको एक दिल दूंगा, हार्ट। चलो, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से उपाध्याय, मतलब सॉरी, उपाधि दी गई है ये वाली, पंजाब केसरी की, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में कांकोरी कांड हुआ था, ठीक है। ट्रेन लूटिंग वाली आपने मूवी में भी देखा होगा, ठीक है। एक मूवी है ना, लाइक, अरे वो मूवी का नाम क्या है, बॉबी देओल ने भी बनाई है और अजय देवगन ने बनाई है, इनके ऊपर, भगत सिंह के ऊपर, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जी ऐसे करके जो मूवी थे ना, उनमें आपको दिखाया गया होगा कोरी कांड वाला, पूरा ट्रेन किस तरीके से लुटा गया था। फिर सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? वही अपने द लेजेंड, कौन? भगत सिंह, और बटुकेश्वर दत्त जी ने भेजा था, फेंका था। फिर भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे भाई? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे, ठीक है। चलो, फिर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए थे वो कौन थे? राकेश शर्मा थे, ठीक है। तो खैर इजी क्वेश्चन है ये सभी चीज़ें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो ये तो किससे लिया गया था ना, मेरे को लगा किसने लिखा था, मुझे लगा कि रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये लिया गया था आनंद मठ से, ठीक है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। फिर किस वेद को गीतों का वेद कहा जाता है? हाँ, वही चीज़ है ना, सामवेद। तो अब इसको क्वेश्चन को देखो किस तरीके से ट्विस्ट किया गया है इसके अंदर। मैंने इससे पूछा ना कि सामवेद किससे रिलेटेड है, तो गीत से, म्यूजिक से, तो किस गीतों का वेद? सामवेद को, ठीक है। अब देखो, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम का है, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ियाँ ना, काली और गुलाबी चूड़ियाँ बनाई जाती थी, काली चूड़ियाँ बनाई जाती थी, जिसकी वजह से कालीबंगा जगह नाम पड़ा था यहाँ पे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था, अरे बृहद्रथ नाम था उनका, सी में है बृहद्रथ, ठीक है।
हाँ, एक चीज़ सही है कि हमने ये लाइन लिखा है, जो चीज़ ये जानबूझ के लिखा जाता है कि समटाइम्स कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ कि ये चीज़ बतानी है। एंड देखो, बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्पमित्र शुंग ने, ठीक है। और यहीं से पुष्पमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग डायनेस्टी की स्टार्ट हो गई थी, यहीं से। बलबन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? बलबन ना रक्त और लौह, और देखो लौह और लौह रक्त नीति के लिए फेमस था, जिसको हम लोग ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा जानोगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कश्मीर के शालीमार बाग को किसने बनवाया था? ठीक है, तो ये जहांगीर ने बनवाया था। किसके लिए? अपनी नूरजहाँ के लिए। उसकी कौन होगी? समझ तो वाइफ ही होगी, और क्या। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मराठा साम्राज्य की शिवाजी ने की थी, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने की थी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था भाई? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ठीक है। किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। शायद ये एक मूवी भी है ना इसके ऊपर, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में जो युद्ध हुई थी। वो पगलवा हीरो है, क्या नाम है यार उसका, हाफ गर्लफ्रेंड के अंदर है, मैं नाम भूल गया। 1761 में। आगे चलो। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। तो ये तो हमने पहले पढ़ा था ना, अच्छा नहीं पढ़ा, रिपीटेड क्वेश्चन है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस नाम से राजा राम मोहन रॉय जी को जाना जाता है, ठीक है। चलो, फिर कह रहा है स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। बंगाल की विभाजन हुआ था ना उसके बाद। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था, तो ये तो फिर ठीक है, 1930 के अंदर हुआ था। और नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना गया। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। कुछ कुछ इजी क्वेश्चन है जो कि स्पीड में चलो। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आईएनसी की फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष कौन थी भाई? एनी बेसेंट थी। पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? आईएनसी की एनी बेसेंट थी, ये नाम आप याद रखना, ठीक है। चलो, आगे कह रहे हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, ठीक है ना। चलो, इरविन और गांधी जी के बीच में जो एक पैक्ट हुआ था। फिर है हिंद, अभी इसके ऊपर मैंने पहले बहुत अच्छे से समझाया था गांधी इरविन समझौता के बारे में, और इसमें कुछ मैंने कंट्रोवर्शियल चीज़ भी समझाई थी भगत सिंह जी को लेके, ठीक है। हिंद स्वराज किसने लिखा था? हिंद स्वराज लिखने वाला कौन इंसान था भाई? वो तो महात्मा गांधी ही थे, ठीक है। हम्म, ठीक है, वही चीज़ है, मतलब ठीक है, इसमें कुछ बोलने वाला लायक नहीं कि वो पॉलिटिकल फिलोसफी ही देंगे ना इसके अंदर, और क्या ही देंगे। फिर इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था भाई? ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, तो भगत सिंह जी ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ठीक है। चलो, फिर माउंट बेटन योजना कब घोषित हुआ था? तो माउंट बेटन योजना ना 1947 में घोषित किया गया था। माउंट बेटन योजना कब आई थी? 1947 में आई थी, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। फिर भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी और किस स्टेट की बनी थी? तो यूपी की बनी थी। कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू बनी थी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आप। भारत के प्रथम पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे ना, वो चीज़। किस स्टेट के बने थे? ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। लाइक सरोजिनी नायडू यूपी की थी ना, उत्तर प्रदेश की थे ये भी। योजना आयोग की जगह किसने ले ली? वही मैं, नीति आयोग। जब मोदी जी आए तो इसको बदल के नीति आयोग कर दिए, पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 2015 में इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा। फिर ऋषभ, सॉरी मैं ऋषभ देव पढ़ रहा हूँ। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर ना सबसे ज़्यादा सरस्वती को उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलो, फिर किस सिंधु शहर को अन्ना अन्नागारो का शहर, मतलब सिटी ऑफ ग्रेनरीज, ठीक है। अभी दो चीज़ें समझो। हड़प्पा में क्या था? एक था सिटी ऑफ या फिर अन्नागार था, और मोहनजोदारो में क्या था? ग्रेट बाथ था। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। फिर अशोक के पिता का नाम क्या था? तो मैंने वही ना बोला कि बिंदुसार नाम था, पहले पढ़ा रखा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ऐसे बाप बेटा दादा। फिर देखो, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तानी थी ना, जो कि भारत की पहली महिला शासिका बनी थी दिल्ली सल्तनत में, ये कह सकते हो आप।
दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। जामा मस्जिद किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने। फिर आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। और अच्छा ठीक है, एक बताओ, आगरा क्या किसी रिवर के किनारे है, अगर यस तो विच रिवर, ये चीज़ बताओ। यूपी वालों बहुत सारे भरे हो आप हमारे व्यूवर्स में, तो आप बताना कौन आगरा जो सिटी है वो किस रिवर के किनारे है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो लिख देना कि किसी रिवर के किनारे नहीं है, बट अगर है तो किस रिवर के किनारे है। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने कराई थी भाई, ये चीज़ बताओ। सिकंदर लोदी ने कराई थी, ठीक है। शिवाजी के गुरु कौन थे, ये चीज़ पूछता है आपसे, तो रामदास जी थे। समर्थ रामदास जी नाम था उनका, समर्थ रामदास, ठीक है। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी, ये भी एक पॉलिसी थी इनकी, जिसको थॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी, रैयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत, ठीक है। सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास में इन्होंने स्टार्ट किया था, ये चीज़ आप याद रखना। क्या कह रहा है, आईएनसी का स्थापना एओ ह्यूम, क्वेश्चन रिपीटेड है बिकॉज ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, या फिर हमने रिपीट कर दिया होगा इसको किसी भी रीजन से। 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा फाउंडेशन की गई थी इसकी। प्रथम प्रेसिडेंट एनी बेसेंट बनी थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, तो रिपीटेड करो या मरो, तो गांधी जी। फिर 1857 में लखनऊ का जो विद्रोह हुआ था उसको लीड किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। अब देखो बीएचयू के बारे में पूछता है, जिसको फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय नाम था इनका, इन्होंने की थी, ठीक है। फिर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मुख्यमंत्री क्या रहा है ना, तो वही आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू, नहीं है क्या, नहीं ये तो नहीं थी, ये तो राज्यपाल थी ना, सुचेता कृपलानी थी वो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये भी यूपी की ही बनी थी, ठीक है ना। ये डेट याद रखना, डेट मतलब नाम याद रखना, डेट तो 1963 था, वो मत याद रखना, वो नहीं पूछेगा। ये क्या थी, राज्यपाल थी ना सरोजिनी नायडू, मैं मुँह से आ रहा था इस बार। वंदे मातरम किसने लिखा था भाई, तो ये तो रिपीट हो गया फिर से, बीसीसी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे बताओ, डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमोश चंद्र बनर्जी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, प्यारे दुलारे एपीजे अब्दुल कलाम जी। फिर लास्ट क्वेश्चन, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भाई, भारतीय महिला पूछेगा, कल्पना चावला कहना, भारतीय मूल की नहीं, भारतीय पूछा है, ठीक है ना। सुनीता विलियम्स भारतीय नहीं है, भारतीय मूल की है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी का मतलब क्या होता है, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी। क्यों 26 जनवरी 1950 में फर्स्ट बार इन्फोर्स किया गया था, संविधान को लागू किया गया था, दैट्स वेरी रीजन, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान रिपीटेड हो गया, अच्छा लास्ट टाइम में रिपीट हो गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। बाकी अगला ज्योग्राफी का हम लोग कोशिश करेंगे 200 क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, उसमें भी इंपॉर्टेंट या फिर एक्सपेक्टेड डाल देंगे कुछ। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक किया, शेयर कर देना, और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।